जी हाँ दोस्तों, जिस कांड पर मोदी दिख रहे थे नॉर्मल, उस पर सीजीआई गवई ने कर दिया बड़ा खुलासा। दे दी नसीहत तो मच गया बवाल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई गवई ने ऐसा कौन सा आईना दिखाया मोदी को जिसके कारण इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता और मोदी शाह भी बगलें झांक रहे हैं। आखिर जूता कांड के बाद में पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए सीजीआई गवई ने क्या कहा है और उसके मायने अब क्या हैं, उसका इंपैक्ट क्या है, विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। देश के चीफ जस्टिस सीजीआई बी आर गवई ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी ही अदालत में हुए जूता कांड पर पहली बार चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वो बहुत स्तब्ध था। अदालत में हुई घटना के बारे में बोलते हुए सीजीआई ने कहा कि उनके लिए यह भुला दिया गया अध्याय है। हालांकि घटना के दौरान उनके साथ बेंच में मौजूद रहे जस्टिस उज्जवल भोया ने सीजीआई गवई से थोड़ी अलग राय जाहिर की। दोस्तों, न्यूज एजेंसी पीटीआई के रिपोर्ट में सीजीआई बी आर गवई के हवाले से कहा गया कि सोमवार को, यानी कि जिस दिन जूता कांड हुआ, जो कुछ भी हुआ उससे मेरे विद्वान भाई, सहयोगी जज और मैं बहुत ज्यादा स्तब्ध थे। हमारे लिए भुला दिया गया अध्याय है। उस बेंच में जस्टिस उज्जवल भुइयां भी थे जिन्होंने घटना पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा, इस पर मेरी अपनी राय है। भारत की चीफ जस्टिस हैं, यह मजाक का मामला नहीं है। इसके बाद मुझे कोई खेद नहीं, यह अपमान संस्था का है। यानी कि दोस्तों, जिस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्के फुल्के अंदाज में एक ट्वीट के माध्यम से, एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करके 9-10 घंटों के बाद में इस मामले को रफा दफा समझ रहे थे, सीजीआई गवई ने अपने अंदाज में जिस तरीके से इसको सामने रखा, वो दरअसल मोदी और शाह को खरी खरी सुनाने वाली स्थिति रही। जस्टिस भोइया सीजीआई गवई के उस फैसले की ओर इशारा करना चाहते थे जिसमें उन्होंने 71 वर्षीय आरोपी वकील, जिस शख्स ने, आरोपी के अपराधी कहेंगे शख्स, राकेश किशोर के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई पर जोर ना देकर मामले को तूल ना देना तय किया था। दोस्तों, चूंकि दलित समाज से आने वाले चीफ जस्टिस बी आर गवई ने, चूंकि उनके साथ ही यह मामला हुआ, उन्हीं के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई, इसलिए उन्होंने खुद इस मामले को तूल नहीं दिया, इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन मोदी शाह तो देख रहे थे, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं शाह साहब, दिल्ली की पुलिस साहब के दायरे में आती है। अगर जिसके साथ में मामला हुआ उस शख्स ने अगर इस पर खामोशी बरती है, आपका दायित्व क्या था? सुप्रीम कोर्ट के प्रति लोगों का विश्वास और लोगों का सम्मान बहाल करने की जिम्मेदारी आपकी है मोदी साहब और शाह साहब। मगर आपने तो इसे एक ट्वीट में, और शाह साहब ने तो ट्वीट भी नहीं किया शायद। आपको बताएं कि सीजीआई पर जूता फेंकने की कोशिश की घटना की काफी आलोचना हुई, हर कोई कर रहा है। मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने निंदा की, मगर मोदी साहब ने मानो उस एक ट्वीट के जरिए इस मामले को भुला देना चाहते हो, यानी कि ठीक है, हो गया, चलिए आगे बढ़िए, खत्म करते हैं। उनका वो ट्वीट यही दर्शा रहा है। इस घटना के बाद पीएम मोदी ने व्यक्तिगत रूप से जस्टिस गवई से बात की थी। कब बात की थी? जब काफी दबाव उन पर हुआ। उधर इस घटना के खिलाफ कई अंबेडकरवादी संगठनों ने मुंबई से लेकर के थाने तक में प्रदर्शन किया। घटना को न्यायपालिका के अपमान, संवैधानिक मूल्यों पर हमला बताया। वैसे बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडे काटजू ने घटना की निंदा तो की, लेकिन सीजीआई गवई की टिप्पणी को भी इसके लिए जिम्मेदार बता दिया। जस्टिस मार्कंडे काटजू ने एक वेबसाइट के लिए ओपिनियन अपना लिखा और उसके महत्वपूर्ण हिस्से को एक्स पर, यानी कि ट्विटर पर पोस्ट भी किया। उसका लिंक भी शेयर किया उन्होंने। उस पर अपने पोस्ट में काटजू ने लिखा कि सीजीआई गवई पर जूता फेंके जाने की मैं निंदा करता हूं, लेकिन उन्होंने तब खुद इसकी दावत दी। जस्टिस मार्कंडे काटजू, जिनको देख करके बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये किस विचारधारा के हैं, आगे देखिए दोस्तों क्या कहते हैं।
कहते हैं कि तभी उन्होंने इसकी दावत दी जब खजुराहो में भगवान विष्णु की एक प्रतिमा को पूर्व स्वरूप में बहाली की प्रार्थना वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्होंने ऐसी टिप्पणी की। आप कहते हैं कि आप विष्णु के निष्ठावान भक्त हैं, जाइए और भगवान से कहिए कि वो कुछ करें, जाइए और प्रार्थना कीजिए। जस्टिस काटजू का यह कहना कि ऐसी टिप्पणी पूर्ण रूप से अनपेक्षित, अनुचित, अनावश्यक थी, जिसको केस में शामिल कानूनी पहलुओं से कोई वास्ता नहीं था। जजों को कोर्ट में कम बोलना चाहिए, उपदेश, प्रवचन और व्याख्यान नहीं देने चाहिए। मार्कंडे काटजू यही नहीं रुकते हैं, अपनी तरफ से जजों को आईना दिखाने की कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, क्या होगा अगर एक जज, अब यहां से जस्टिस मार्कंडे काटजू जो कि पूर्व सीजेआई हैं, अब यहां से उनकी विचारधारा देखिए। आपने चंद्रचूड़, एक वक्त में दोस्तों चंद्रचूड़, जिनकी विचारधारा से या जिनके फैसलों से बहुत सारे लोग खुश होते थे, सेकुलरवादी, लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद में आप जिस किस्म का गंद फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर इंटरव्यूज के जरिए, मैं गंद का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई है। संघ और आरएसएस की विचारधारा से मिलती जुलती अपनी विचारधारा प्रकट करके, क्योंकि खुद वो उस फैसले में शामिल थे अध्याय में, जिसमें उन्होंने खुद लिखा था कि साहब वहां पर कोई स्ट्रक्चर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई थी, और बाद में आकर के मानो आरएसएस का प्रचारक बन गए। खैर, उनको भी चाहिए होगा कुछ। दोस्तों, अब जस्टिस मार्कंडे काटजू क्या कहते हैं? मार्कंडे काटजू की वजह से काफी उम्र भी हो चुकी है, मेरे ख्याल में इनको किसी पद की लालच भी नहीं, फिर ऐसा क्यों कहते हैं? हर आदमी की अपना अलग मिजाज होता है। बहरहाल सुनिए इनको कि क्या होगा अगर एक जज एक मस्जिद के विध्वंस से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कह दे कि अल्लाह या पैगंबर मोहम्मद को इसका पुनर्निर्माण करने दें। वैसे बात तो सही है दोस्तों। जस्टिस बीआर गवई की उस टिप्पणी से मैं भी पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूं। मुझे भी थोड़ा असहज करने वाला लगा कि उन टिप्पणियों की शायद जरूरत थी नहीं। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, जब आप किसी चीज के अंत होते हुए देखते 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 आप कहीं ना कहीं फट पड़ते हैं, और किसी ऐसी जगह भी जहां आपको जरूरत नहीं होती है। कुछ वैसा ही हुआ। दलितों के साथ अत्याचार, लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने शक्तियों के जरिए से कुचला जाना, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्टा कहलवाना, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को देश में गृह युद्ध कराने के लिए जिम्मेदार ठहराना, वो किससे? सरकार के पिट्ठों से। तो जाहिर तौर पर हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढना, जिस जज से उस संभल में सर्वे की इजाजत के लिए अपील भी नहीं की गई, जज खुद से ही सर्वे की बात कर देता है, तो जाहिर तौर पर एक सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई अगर अपनी उस पद की लिबर्टी के साथ में बातें कह भी देता है, तो फिर उन हिंदुत्ववादी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्ववादी लोगों को मिर्ची तो लगनी तय होती है। दोस्तों, वैसे मैं हैरान रह गया कि देश का एक पूर्व सीजेआई इस तरीके की टिप्पणी कर रहा है जैसे कोई बीजेपी संघ की विचारधारा वाला विश्लेषक हो, जबकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जस्टिस भुइया इस घटना को न सिर्फ निंदनीय बल्कि ऐसा आपराधिक कृत्य मानते हैं जिस कारण राकेश किशोर को सलाखों के पीछे होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं किया गया। सरकार खामोश थी, खामोश है। शाह खामोश थे, खामोश है। पुलिस खामोश थी, खामोश है। भले ही अमित शाह की पुलिस हाथ बांध करके बैठी हो, मगर पंजाब पुलिस ने ऐसे ही नफरतियों को, उनके मददगारों को दिन में तारे दिखाने का बंदोबस्त कर दिया है। 50 संघी नफरतियों को टांगने का प्रबंध कर दिया। खबर में देखिए कि जस्टिस गवई पर जूता फेंकने, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी और वीडियो शेयर करने के मामले में पंजाब पुलिस ने 50 से अधिक लोगों पर एफआईआर की। इसमें सभी बड़े यूट्यूबर शामिल हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी इन नफरतियों को अब छोड़ने वाले नहीं है। ऐसे में दोस्तों, एक और बयान जो काफी वायरल है, इसे सुना जाना जरूरी है। वो अब तक गिरफ्तार नहीं करी पुलिस। अगर उसका नाम असद होता तो अब तक मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता। नाम क्या था? राकेश किशोर। ऊपर वाले हैं, बड़े लोग हैं, हम कमतर हैं। सुनो मेरे दलित भाइयों, चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, मगर मैं बड़ी इज्जत के साथ चीफ जस्टिस के इस फैसले को नहीं मानता, क्योंकि सवाल आप पर जूता फेंकने का नहीं है,
क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि दलितों को पीटा जाता है, मारा जाता है, मूंछ अगर रखते हैं या अगर घोड़े पर बैठकर अपनी बारात निकालता है तो नहीं निकालने दिया जाता। चीफ जस्टिस ने कंप्लेंट नहीं की, हम मानते हो सही नहीं था, मगर दिल्ली पुलिस को क्या हुआ? दिल्ली पुलिस 100 मोटो एक्शन ले सकती। और मैं आपको बता रहा हूं, देश को बता रहा हूं, जब हमारी संसद पार्लियामेंट में 2 नौजवान कूद गए संसद में, याद है, कूदे थे, कूदने के बाद एक धुआं उन्होंने छोड़ा, उन पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगाया गया। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों, मैं तो यहां पर एक चीज और कहना चाहूंगा कि वो कांग्रेस पार्टी, वो इंडिया गठबंधन जिसे इस मुद्दे को, जो बात करती है संविधान की, जो बात करती है लोकतंत्र की, जो बात करती है आरक्षण बचाए रखने की, जो बात करती है दलितों की, आखिर इस मुद्दे को लेकर के देश के अंदर देशव्यापी आंदोलन क्यों नहीं शुरू करती? अगर एक चिरकुट जैसा शख्स, पंक्चर जोड़ने वाला शख्स, अगर मोदी जी की मां के लिए अपशब्द कहता है, गाली देता है, जिसका कांग्रेस और आरजेडी से कोई वास्ता नहीं, मोदी शाह से लेकर पूरी ब्रिगेड कांग्रेस से माफी मांगने के लिए पूरे देश में तहलका मचा देती है, तो फिर जबकि देश के सीजीआई जिनके साथ में इस किस्म की घटना हुई, कांग्रेस पार्टी दिल्ली से लेकर के बिहार से लेकर पूरे देश में आंदोलन क्यों नहीं करती? मुझे लगता है शायद उसे करना चाहिए। हर सेकुलर शख्स को, संविधान से प्रेम करने वाले, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने वाले शख्स को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। शायद उठे भी, लेकिन ये तो सटीक मौका है। लेकिन जिस तरीके से मोदी साहब ने जिस सहजता के साथ में एक ट्वीट करके पल्ला झाड़ लिया, जाहिर तौर पर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, सीजीआई बीआर गवई का ये बयान, पहली बात चुप्पी तोड़ना, वो दरअसल हालात पर नहीं है, वो दरअसल मोदी और शाह को सुनाने जैसा है। नमस्कार दोस्तों, हमारे मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। एक शख्स ने हमारे देश के चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। इसके बाद सोशल मीडिया पे जस्टिस गवई को मारने, पीटने और न जाने किस किस तरह की हिंसा करने की ढेरों धमकियां दी जाने लगी। अलग अलग तरीके से उनका अपमान किया जाने लगा। इन लोगों ने ना ही जूता फेंकने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई की और ना ही धमकियां देने और अपमान करने वालों के खिलाफ इन लोगों ने कोई कार्रवाई की। ऐसा लगा जैसे ये सब एक सुनियोजित, सिस्टमैटिक तरीके से किया गया एक षड्यंत्र है। इस घटनाक्रम के जरिए इन लोगों ने समाज के 2 तबकों को बहुत कड़ा संदेश देने की कोशिश की है, एक दलित समाज और दूसरी न्यायपालिका। जस्टिस गवई दलित समाज से आते हैं। इन लोगों को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि दलित समाज से कोई व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से न्यायपालिका की टॉप पोस्ट तक कैसे पहुंच गया। क्या ये इनकी हरकतें दलित समाज को डराने और अपमानित करने की कोशिशें नहीं है? इसके बाद एक आम दलित किससे न्याय की उम्मीद करेगा? क्या इससे दलितों पर अत्याचार करने वालों और उनसे नफरत करने वालों के हौसले बुलंद नहीं होंगे? इस पूरे घटनाक्रम से देश की न्यायपालिका को क्या संदेश गया है कि अगर देश के मुख्य न्यायाधीश पे हमला करने वालों पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो दूसरे जजों को कौन बचाएगा? फिर इस घटना के बाद कोई भी जज न्याय के हक में और इन लोगों के खिलाफ ऑर्डर करने से घबराएगा। उसे लगेगा इसी तरह उस पर भी हमला हो सकता है और हमलावर का कुछ नहीं होगा। उसे लगेगा उसके और उसके परिवार को सोशल मीडिया पे धमकियों और अपमान का सामना करना पड़ सकता है और जज को बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्या यह पूरे देश की न्यायपालिका को डराने और उनको काबू करने का एक षड्यंत्र तो नहीं है? जूता फेंकने वालों को और चीफ जस्टिस को धमकियां देने और उनका अपमान करने वालों को ऐसी सख्त सजा दी जाए कि भविष्य में कोई न्यायपालिका के खिलाफ खिलवाड़ करने की हिम्मत ना कर सके। चुनाव आयोग, मीडिया और विपक्ष के बाद अब यह न्यायपालिका की आवाज को दबा के पूरे लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे देश के अस्तित्व के लिए अहम है। न्यायपालिका का यह अपमान देश के संविधान का अपमान है, बाबा साहेब का अपमान है।
यदि आप सच्चे देशभक्त हैं तो आप चुप नहीं रह सकते। बोलिए, उठिए और न्याय की रक्षा के लिए आवाज़ उठाइए। मेरी तरह आपका भी खून जरूर खोल रहा होगा। जय हिंद। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।